हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई ग्रेड बी 2023 का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो अभी आ गया है, आपको पता है। और ये जो हम कहते हैं सोर्स है ना, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। MCIR, मॉनिटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू। आरबीआई ये हर मंथ पब्लिश करता है। जैसे ही मंथ एंड ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये पब्लिश होता है। अभी अप्रैल का आएगा जल्द ही, लेकिन अभी मैंने ये रेफरेंस के लिए मार्च का लिया है। बहुत अच्छा होता है अगर आप ये रेगुलरली पढ़ेंगे। देखो 4 पेज का होता है ये, तो इसको पढ़ने में आपको मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। अगर अच्छे से पढ़ना है तो ठीक है, अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट, देन आपको नोट्स बनाना है। लेकिन इसकी हम कहते हैं इसका यूज़फुलनेस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या होता है। इंट्रो के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना आरबीआई के बारे में डेवलपमेंट्स होते हैं। तो चलो हम देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जाना है पहले आपको rbi.org.in। देन यू विल गो इनटू पब्लिकेशन। ठीक है, आरबीआई के अलग अलग पब्लिकेशन आते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। ये आपने क्लिक किया, देन पब्लिकेशंस आपको मिलेंगे आरबीआई की तरफ से। एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, बाई मंथली, मंथली, वीकली, ओकेजनल रिपोर्ट्स, वर्किंग पेपर्स। और इसमें तो यहाँ पर अभी मंथली पे क्लिक किया हमने, तो आपको ये दिखाई देगा। MCIR इसको कहते हैं, मॉनिटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू। और एक आरबीआई बुलेटिन आता है कि जो हर मंथ में आता है। अदरवाइज एनुअल है, हाफ ईयरली, सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो कब आता है। जैसे क्वार्टरली आता है, हाफ ईयरली आता है, ईयरली आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हमें यहाँ पे क्लिक करना है, तो फिर ये ओपन हो जाएगा, मॉनिटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू। तो ये आपको मिलेगा 31 मार्च। अभी अप्रैल का मिला नहीं मुझे, मतलब जस्ट मैंने अभी जो वीडियो बनाया है, तो आप देख लेना वहाँ पर। जैसे आता जाएगा, मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक भी देता हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ऐसा फ्रंट पेज होता है। और यहाँ पे देखो कंटेंट में दिया है कि क्या क्या कवर होता है इसमें। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्या क्या हुआ है, रेगुलेशन है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फिर पब्लिकेशन, डेटा रिलीज एंड फॉर्म 16। इस टाइप का वो 4 पेज का ही है। ठीक है, 4 पेज का ही है। देखो, मीटिंग शेड्यूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। The Reserve Bank of India on March 24 decided as per the section 45ZI, ठीक है, section 45ZI of the Reserve Bank of India Act, Monetary Policy Committee will meet during 23-24 on the dates mentioned below. एक्चुअली एज पर दी ये जो सेक्शन है, मैंडेटरी क्या है, 4 मीटिंग्स लेना। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। एज पर दी एक्ट मिनिमम कितनी मीट्स होनी है, ईच क्वार्टर में 1 मीटिंग, लेकिन आरबीआई करता है 2 महीने में एक बार। तो इसके डेट्स आपको पता है, अप्रैल है, क्योंकि स्टार्टिंग होता है अप्रैल में। ठीक है, नया फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से ही, याद रखना आसान है। फिर एक एक मंथ छोड़ना है आपको, फिर जून है, अगस्त है, अक्टूबर है, दिसंबर है, फरवरी है, इस तरीके से। और जो फर्स्ट वीक में ये मीटिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आरबीआई या बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी, जीए में इस टाइप के मतलब सेक्शन है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अभी न्यूज़ फ्रॉम द एडिटर है। आपने देखा होगा कि जो कुछ भी सर्कुलर आते हैं सर के सिग्नेचर के साथ आते हैं, योगेश दयाल सर। मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड का ये 601 नंबर का मीटिंग था। 600 मीटिंग हो चुकी थी, अभी 601 वाली मीटिंग है। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड हैदराबाद। तो अलग अलग जगह पे होता है ये मीटिंग, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, मतलब अलग अलग ऑफिसेस में वो डिसाइड करते कि कहाँ करना है। तो अभी सब पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो हर जगह पे वो जाके ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं। और ये मीटिंग जो है, इसके चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, फिर उसमें कौन कौन ने अटेंड किया, क्या किया, यहाँ पे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। सी अजय सेठ सर जो है वो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, और डॉक्टर विवेक जोशी है सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो आपको पता होगा कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसमें 6 डिपार्टमेंट्स हैं, 6 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और वो 6 डिपार्टमेंट में से जो
इकोनॉमिक अफेयर जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं वो यहाँ पर आरबीआई के बोर्ड में होते हैं। तो शक्तिकांत दास सर पहले यहाँ पे थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। अभी यहाँ पर रेगुलेशन के बारे में एक न्यूज़ है जहाँ पर आरबीआई ने एक एनबीएफसी है उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। तो कौन सा सेक्शन है ये? 45(1)(a) एंड ये सब सेक्शन 6, इस हिसाब से वो कैंसिल किया हुआ है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन है, आपको गो थ्रू करना है। ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको उस टाइम पे आप अगर जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको क्लिक हो जाएगा। तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको एमओयू विद सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूएई का जो सेंट्रल बैंक है उनके साथ हमने एक एमओयू साइन किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। न्यू ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये आएगा। और इससे एक अच्छी न्यूज़ जो उड़ीसा में रहते हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर फिर कुछ वैकेंसीज क्रिएट होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर काम करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे मार्च 22 का न्यूज़ है ये। फाउंडेशन स्टोन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या हुआ है, स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी के बारे में कितना अमाउंट है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ NGNF जो है, यहाँ पर आपको पता है परफॉर्मेंस ऑफ नॉन गवर्नमेंट नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में एक रिपोर्ट आता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है कि NGNF में G का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर यूसीबीज यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कुछ रेगुलेशन है वो रिवाइज किया है। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है, यहाँ पर ये याद रखना है कि ये वीक कब हुआ है और इसका क्या मिशन स्टेटमेंट था कि हर पेमेंट डिजिटल मिशन है। और यहाँ पर ये देखो, ये डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ, ठीक है। इसका मतलब है अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टीच अदर्स। तो ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ये किसके अंडर हुआ है? इट्स फॉर्म ऑफ जन भागीदारी इवेंट्स अंडर द इंडियन G20 प्रेसिडेंसी, उसके अंडर कुछ इवेंट्स होते हैं, उसके अंडर ये हुआ है। तो अभी बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब है जैसे हमारे जो अकाउंट्स होते हैं या हमें लोन चाहिए, कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो हम बैंकर के पास जाते हैं। तो हमारे बैंकर्स कौन है? SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसी तरीके से RBI जो है वो बैंकर टू दी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी RBI बैंकर है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंकर है। तो ये वेज एंड मीन्स एडवांस का लिमिट कितना दिया हुआ है, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ द मार्च 23 ट्रांजैक्शन के बारे में दिया है। इश्यूएंस ऑफ कैलेंडर फॉर डेट सिक्योरिटीज़, ठीक है, डेटेड सिक्योरिटी जो होती उसका कैलेंडर दिया हुआ है। ऑक्शन जो है ट्रेजरी बिल्स का, जैसे आपको पता है 91 ट्रेजरी बिल, 120 डेज ट्रेजरी बिल्स, 364 ट्रेजरी बिल्स, उसका कितना अमाउंट है, इसका एक कैलेंडर इशू होता है। तो आपको एक गो थ्रू करना है, बस एक बार पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि सारे अमाउंट्स याद रखने हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया है कि अप्रैल से लेके सितंबर तक विल बी 1.5 लाख करोड़। तो ये अमाउंट बस देख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक है। अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोजीशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन इंडिया का क्या है, मतलब जैसे नेट क्लेम्स कितने हैं, ये देखो ये नेट क्लेम्स के बारे में है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर पे, द रिडक्शन ऑफ द नेट क्लेम्स वाज ड्यू टू द हायर राइज इन द इंडियन रेसिडेंट्स ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन द फॉरेन लाइबिलिटीज। तो वो रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपको, और क्या होता है ना, RBI के कुछ कुछ बड़े रिपोर्ट्स होते हैं, उसका शॉर्ट में यहाँ पर दिया होता है। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या लिखा है, ठीक है। तो इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन टू, यानी कि ये अच्छी बात है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि पहले $30.9 बिलियन था, अभी 18.8 है, ठीक है। इन Q3 यहाँ पर है। उसके बाद अंडरलाइंग द लोअर करंट डेफिसिट इन द वाज नैरोइंग द मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट फ्रॉम, ये दिया हुआ है, कपल्ड विद द रोबस्ट सर्विसेज एंड प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट्स। ये किसके वजह से हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने आपको एक यहाँ पे एक आइडिया दिया है कि यहाँ पे क्या क्या आता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो महीने में एक बार आता है ये, ठीक है। तो आपको
60 मिनट्स इसको पढ़ने के लिए देने हैं। लेकिन आपको ना ये कंपाइलेशन जो है ये आरबीआई की तरफ से मिल रहा है और ये बहुत जेन्युइन यानी ऑथेंटिक है, आरबीआई की तरफ से आ रहा है, यानी कि इसका जो यूज़फुलनेस है वो बहुत है। आप इसका यूज़ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, एफडीआई के बारे में क्या क्या हुआ है, रिलीज आरबीआई ने अलग अलग डेटा रिलीज़ किया है। आरबीआई बुलेटिन जो आता है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि आरबीआई बुलेटिन में जो हम क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो भी यहाँ पर दिए हैं। तो आपके हिसाब से देखो, ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको कितना जाना है। देखो आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट अभी आएगा, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, तो हर एक का इंटरेस्ट अलग है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम अलग है, और आपका जो क्या कहते हैं कि परसेप्शन है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। तो आप अपना एक आइडिया देके इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट मैं जहाँ पे जितने लोग हैं उनको कह रहा हूँ कि आप इसको एक 15 मिनट्स दे के, मिनिमम 15 दे के गो थ्रू करना है। जैसे मैं अभी गो थ्रू कर रहा हूँ, गो थ्रू करना, जैसे देख लेना क्या क्या है। अब ये देखो, एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ एट रिस्क फ्रेमवर्क फॉर इंडियन जीडीपी। ठीक है, क्या है ये मतलब, तो देखो आर्टिकल एनालाइज द रोल ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मैक्रो फाइनेंशियल कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया यूजिंग अ ग्रोथ एट रिस्क फ्रेमवर्क. It helps to shed light on the low probability extreme events and in quantifying the likelihood of tail risk scenarios. यानी कि टेल रिस्क यानी कि ऐसे रिस्क कि वो कभी मतलब रेयरली आएंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जीडीपी पे. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जीआर रिलीज द लोअर क्वांटाइल्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रैदर दैन द बेस लाइन मीन ग्रोथ फोरकास्ट. बेस लाइन का मतलब होता है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, लेकिन ये जो मीनिंग है यहाँ पे लोअर क्वांटाइल का मतलब होता है कि जो लोअर पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे वर्स्ट होने की सिचुएशन है या पॉसिबिलिटी है, उसके बेसिस पे कितना जीडीपी ग्रोथ रहेगा उसका वो प्रोजेक्शन आएगा. तो इस तरीके से एटलीस्ट आपको मिनिमम, जैसे मैंने कहा 15 मिनट्स से लेके 60 मिनट्स का टाइम देना है. ठीक है, अब तो अभी जैसे मान लीजिए आपको पता है अभी आरबीआई का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हमारा जो एग्ज़ाम है जुलाई में है. ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी 2023 से लेके जून 2023 तक ये 6 आपको ये MCIR मिल जाएंगे. ठीक है, 6, तो आपको 6 आवर्स स्पेंड करने हैं और उसमें से नोट्स बनाओ. इस तरीके से नोट्स बनाओ कि वो 6 जो रिपोर्ट्स होंगे उसका आपका रिवीजन जो है वो 1 घंटे में हो जाएगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना ये एक जगह पे नहीं मिलेगा, अदरवाइज न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह पे आप देखेंगे उसको. ठीक है, तो अगर आप आरबीआई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 90 डेज़ का प्लान मैंने कमेंट सेक्शन में दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. सिमिलरली IRDA का भी नोटिफिकेशन आ गया है, आई थिंक 15 उसकी लास्ट डेट है. अगर आपको उसका प्रिपरेशन करना है तो उसका भी प्लान है. तो इस तरीके से देखो, ये जो सोर्स है ना बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए मैंने मतलब वो थंबनेल में पूछा था कि आपने पढ़ा है क्या. अगर आप में से किसी ने पहले ये देखा है, पढ़ा है, तो मुझे बताइए. अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे रिसोर्स है जहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, कम टाइम में आपकी ज़्यादा पढ़ाई होगी. अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना है तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और इसका जो लिंक है इस महीने का अभी जब आएगा या पिछले महीने का, मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. Thank you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.